Assalamu alaikum friends, so all are you fine and doing well. This is my second video on the topic evolution. Now we see the question number 34. Loss of limbs in snakes is the result of crawling and concealing habitat. It is an example of snake का क्रॉल करना और उसके कंसीलिंग हैबिटेट में छुप जाना और उसके रिजल्ट में जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आई वो किसका रिजल्ट था। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एग्जांपल है लेमार्क थ्योरी की, जो लेमार्क ने अपनी थ्योरी में एग्जांपल दी थी एक जिराफ की और एक स्नेक की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 35, लेमार्क वाज मेंडल्स। लेमार्क जो था मेंडल्स का प्रीडेसर था, सक्सेसर था, सब ऑर्डिनेट था या कंटेम्प्रेरी था। तो वो लेमार्क जो था वो मेंडल्स का प्रीडेसर था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पिक अप द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ लेमार्क थ्योरी। Those part of body used extensively become larger and stronger. Absolutely correct. Option B, organs that are not used deteriorated. ये भी सही है। Modification acquired in body can be passed to offspring. Modification acquired in body cannot be passed to offspring. अब इसके अंदर देखा जाए 36 में जो हमें इनकरेक्ट पॉइंट था ना लेमार्क थ्योरी के हवाले से, तो उसमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। जो मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड करेक्टर था उसकी थ्योरी के हिसाब से ऑफ्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 37 about evolution. According to Lamarck, blacksmith developing a bigger biceps in the arm is an example of। अब लेमार्क के हिसाब से जो ब्लैक स्मिथ लोहार होते हैं उनके बड़े जो बाइसेप्स होते हैं, तो वो किसके एग्जांपल है। वो उसने दिया था ना यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, तो उसने उसमें यही कहा था जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ डोमिनेंट हो जाती है उस स्पीशीज़ या उस पॉपुलेशन के अंदर। तो ब्लैक स्मिथ भी इसी का एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूज़ ऑफ ऑर्गन। Option number B is the correct answer. According to the Lamarckism, new structure can appear in the body only when। लेमार्क के हिसाब से जो न्यू स्ट्रक्चर्स थे वो बॉडी के अंदर कब अपीयर होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए देयर इज अ डिज़ायर टू चेंज, देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट, देयर इज अ म्यूटेशन, देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट एंड म्यूटेशन। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकती, इसमें म्यूटेशन आ रही। म्यूटेशन ऐसा कॉज होता है इसमें आपको मालूम नहीं होता है कि कुछ क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, कोई चीज़ एडिशन हो सकती है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर। तो ये तो इसका था ही नहीं और ये तो आया भी बाद में था म्यूटेशन का फिनोमिना। तो हमें डिसाइड करना है ए और बी में से। दिस इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस स्पीशीज़ अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से डालती है, वो चाहती है कि उसको डिज़ायर किस चीज़ की है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, देयर इज द डिज़ायर टू चेंज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। इट इज़ अ डीमेरिट ऑफ लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसका जो डीमेरिट था लेमार्क थ्योरी का एवोल्यूशन के मुताबिक वो क्या था। इसका मेरिट जो था, पहला मेरिट देखते हैं। ऑर्गन्स यूज मोर, मे इंक्रीज इन साइज, बिल्कुल सही, ये इसका मेरिट है। ऑर्गन्स नॉट यूज्ड मे डिटेरियोरेटेड, ये भी सही है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड, नहीं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now we go to question number 40. According to the Darwinism, the major force behind speciation is speciations के behind जो force थी डार्विन के हिसाब से वो क्या थी। तो म्यूटेशन नहीं, जेनेटिक ट्रिप ये भी नहीं। ऑप्शन डी माइग्रेशन, माइग्रेशन तो हो ही नहीं सकता ना। माइग्रेशन होगा कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा एक मखसूस स्पीशीज़ अपने इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकती है। तो इसके हिसाब से पूछा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, नेचुरल सिलेक्शन। 41 is they is also called the modern evolutionary synthesis। Modern evolution synthesis, this is the key word।
मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। तो आप याद रखोगे, आपने अगर बुक रीड की होगी, जैसे फेडरल की हो या पंजाब बोर्ड की हो, उसमें लिखा हुआ है न्यू डार्विनिज्म, जो डील करती है हमारे आज के दौर के एवोल्यूशनरी सिंथेसिस के हिसाब से। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। एट गैलापागोस आइलैंड डार्विन स्टडी। ये भी हमारी एसटीपी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक पंजाब में और फेडरल दोनों में लिखा हुआ है। फिंचीज़ के उसने बारे में बात की थी। वो जियोग्राफिकल हमारे उसमें स्टडी कर रहा था गैलापागोस आइलैंड पे, जिसकी ऐसे जो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी को याद होना चाहिए, ये बार बार रिपीट भी हुआ है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी। ये किताब है जो लिखी थी डार्विन ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आर। जो मेन पॉइंट था डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, वो क्या था? Origin of species, descent with modification, natural selection, adaptation, descent with modification, natural selection, and struggle for existence and evolution। ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ताकि पता चले कि आपकी बुक रीडिंग और आपका माइंडसेट क्या किस हिसाब से बना हुआ है एमडीकेट के लिए, क्योंकि इसमें बेस्ट चॉइस है। फिर नहीं कह सकते, सिंपल सा आंसर है इसका, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एवोल्यूशन थ्योरी में एक साइंटिस्ट ने अपने में लिखा था, जो मशहूर भी था, और उसका डिफेक्ट था अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका होना चाहिए? डार्विन्स का। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। The ship used by Darwin on his expedition was। ये भी हमारी एसटीबी में तो नहीं है खैर, लेकिन फेडरल और पंजाब बोर्ड में है आई थिंक। और उस पर उसने किताब भी लिखी थी जिसका नाम है द वोयेज ऑफ द बीगल, आई थिंक सो, यही नाम है उसका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। The reappraisal of the theory of natural selection in term of modern population genetics in sometimes called। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि मॉडर्न पॉपुलेशंस जेनेटिक और नेचुरल सिलेक्शन जब कंबाइन हम बात करते हैं, उनको मिलाते हैं और उनको स्टडी एक साथ करते हैं, तो हमारे आज के दौर में उसे हम कहते हैं न्यू डार्विनिज्म। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो न्यू डार्विनिज्म का भी पॉइंट था, और मॉडर्न पॉपुलेशन के साथ जेनेटिक के को डील करा, तो उसको हमने नया नाम दिया न्यू डार्विनिज्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ। डार्विन जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड करती थी? अब इसमें भी ऑप्शंस तो मज़ेदार हैं। ऑप्शन है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स रिकॉर्ड, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो सही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज़ जो आया ना, ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। कंपेरेटिव एनाटॉमी तो था ही नहीं, और फॉसिल रिकॉर्ड था, लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन डी में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना होता तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड फॉसिल रिकॉर्ड। Which one of the following describes correctly the homologous structure? होमोलॉगस स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन को पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन है सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, दिस कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। सो रीड आउट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन्स विद एनाटॉमी और एनाटॉमिकली सिमिलरिटीज बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। या एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बगैर देखिए टाइम की बचत करनी भाई, टाइम की बचत, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
Now come to the last question of our this lecture. Question number 50. Which one of the following is considered as advanced evidence of evolution? अब ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। लो, मैंने आपको चॉइस दे दी, इनको आप ख़त्म कर दें, ये नहीं है, समझे, ये है ही नहीं। आप इनमें से मुझे बताएं कि ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ। सो टेल मी। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आएँ और आपके जो एमडी किट के हवाले से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में मुझे जो मैंने आपको सवाल दिए हैं उसका